करते हैं बुलेटिन की। गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना एवं विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह से बचने का काम कर रही है। मानसून सत्र को 3 दिवस तक चलना है और जब विधानसभा नियमावली ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सरकार को एक वर्ष में 60 दिनों तक सत्र चलाना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा हो सके, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, परंतु सरकार के ये हाल है वो 5 वर्ष में भी 60 दिन सत्र आहूत नहीं कर पा रही है, जिसके सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सरकार बजट सत्र को भी 3 दिनों में ही समाप्त कर देती है, जबकि बजट सत्र अन्य राज्यों की तर्ज पर कम से कम 3 सप्ताह चलाना चाहिए, क्योंकि बजट विभाग बार पेश किया जाता है। सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखती है कि वो सत्र को कम दिनों का कर बहुत 3 दिन का कर आप सोचिए कि एक दिन जो है शोक में चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी। इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं बदहाल हैं, शिक्षा की जो है सुविधाएं बदहाल हैं। तो 2 दिन में सिर्फ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लग पाएंगे। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर उत्तराखंड के विकास विरोधी सोच को प्रदर्शित करती है। हम ये मांग करते हैं कि इस सत्र को कम से कम 3 सप्ताह तक चलाया जाए और बजट सत्र को भी प्रतिवर्ष 3 सप्ताह तक चलाया जाए, जिससे कि जनहित के मुद्दों को और बजट को और विभागवार बजट को किस तरह बांटा जाना चाहिए, विपक्ष के लोग अपनी पूरी बात रख सकें। भाजपा विधायक सैला रानी रावत के निधन के कारण रिक्त विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव की भले ही अभी घोषणा ना हुई हो, लेकिन भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए सरकार के 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी है। प्रांतीय पदाधिकारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में निरंतर फीडबैक भी ले रहा है ताकि विपक्ष की तैयारी की मॉनिटरिंग की जा सके। विधानसभा की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट के हाल में हुए उपचुनाव में राज्य में सत्तासीन भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद अब केदारनाथ चुनाव को लेकर बीजेपी का विशेष फोकस है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी उत्तराखंड में आपदा की स्थिति बनी हुई है और सभी मंत्री और नेताओं की आपदा क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई है। स्थितियां सामान्य होने के साथ ही सभी नेता और मंत्री केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर इस समय आपदा आई हुई है, उन सभी विषयों पर और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। इसके अलावा चूँकि आदरणीय सैला रानी रावत जी का निधन हुआ है और 6 माह के अंतर्गत उस चुनाव को होना है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि उसमें सहभागिता करनी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम और स्नेह है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे सामने केदारनाथ के चुनाव के संबंध में कोई बहुत बड़ी एक चुनौती नहीं है। भले कांग्रेस कितनी भी नौटंकी कर ले और किसी भी तरह से प्रपंच कर ले, कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी इससे पहले
यहाँ की लोकसभा में हमें निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद पांचों लोकसभा पर मिला है। अब आगे की रणनीति बना रहे हैं, पहले इस आपदा से निपट लें, उसके बाद इन सब विषयों पर चर्चा वार्ता करेंगे और उसकी रणनीति बनाएंगे। आज फिर से गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से राजा भगीरथ की तपस्थली एक बार फिर से गंगा का जल स्पर्श करते हुए देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा, वो देवगाड़ की तरफ से बढ़ा था। आज गंगा का जलस्तर भोजवासा की तरफ से बताया जा रहा है, जहां सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार कार्य करने की तैयारियां हो रही थी, वो कार्य फिर से थम गया है। गंगा का वेग ज्यादा होने का कार्य भी हो रहा है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि गंगा का वेग बढ़ने से गंगा मंदिर के नीचे की ओर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं गंगा मंदिर के दूसरी ओर भी गंगोत्री धाम को काफी नुकसान हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैदी से नजर गड़ाए बैठा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के विकास नगर बजट चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। वे इस कार्यक्रम को उन्होंने आधारहीन बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह कार्यक्रम आधारहीन है, क्योंकि बजट पारित कर दिया गया है और यह चर्चा बजट से पहले होनी चाहिए थी, ना कि घोषणा के बाद। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जताई है। इसके पश्चात भी उत्तराखंड की झोली में आम बजट में कोई राहत स्पेश पैकेट नहीं दिया गया। पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिख पा रहा। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर रेलवे की बात करें तो वे प्रोजेक्ट 2019 से चल रहा है। ऊर्जा प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अन्य तरह के फोकस चार्ज लगातार जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। आज विकासनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का आगमन हुआ और सबसे बड़ा जो उनका आने का वजह थी वो बजट पे चर्चा थी। मेरे ख्याल से मंत्री जी को अगर बजट पे चर्चा करनी थी और आम जनहित के बजट बनाना था केंद्र सरकार को, तो उनको पहले आके चर्चा करनी चाहिए थी। और अब वो चर्चा कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड को इस बजट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नौजवानों के लिए कोई इसमें घोषणा नहीं है, पर्यटन के लिए घोषणा नहीं है, किसानों के लिए घोषणा नहीं है, किसी प्रकार की राहत देने की बात इस बजट में उत्तराखंड को नहीं दी गई है। जबकि आप सब पूरे देश ने देखा है कि बजट में तमिलनाडु और बिहार के लिए पूरी सुविधाएं और बजट आवंटन पूरा वहां कर दिया गया है। तो बजट का जिस प्रकार से आवंटन हुआ है, जिस प्रकार से मध्यम वर्ग का जो एक टैक्स लिमिट थी उसे भी खत्म करने का काम किया गया है, उसके अलग अलग स्लैब बना दिए गए हैं, तो कौन सी चर्चा समझ में नहीं आया। और उनका दौरा ये पूर्णतया औचित्यहीन था। अगर उत्तराखंड में 5 सीट मिलने के बाद भाजपा को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील नहीं है तो बड़े दुख की बात है। तो उत्तराखंड के आमजन को जागरूक होना पड़ेगा। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक सीडीओ उधम सिंह नगर मनीष कुमार के निर्देशन में की गई, जिसमें जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह और सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत मौजूद रहे। बैठक में सर्विस समिति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में नई प्रबंधक समिति का गठन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा के चिकित्सालय से रिलीज होने के बाद अस्पताल से ही वेतन निकालने और उनके कार्यालय में हुए खर्चे का जांच करने की मांग भी की गई है। इस बैठक में चिकित्सालय में रखरखाव, मरीजों की सुख सुविधाओं में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई सुझाव रखे गए। यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए थे और जैसा
दिशा निर्देश हैं। यहाँ पे चिकित्सा प्रबंधन समिति गठित है। वहाँ पे यहाँ पर जो अस्पताल के लिए जो सुविधाएँ होती हैं वो समिति के माध्यम से प्रस्तावों को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और उस पर फिर विचार करके उनका अप्रूवल या रिजेक्शन का कार्य होता है। उसी क्रम में आज सभी लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं सदस्य और उस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद जो यहाँ पे आवश्यकताएँ हैं जैसे AC की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो, गार्ड थेरेपी की व्यवस्था हो, ये सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और ऐसे जो प्रस्ताव हैं उन सभी को सैद्धांतिक स्वीकृति में दी है। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे CMS यहाँ उपस्थित हैं एक दो बिंदु और आए हैं उन बिंदुओं पर भी उनसे रिपोर्ट की गई है और जो हमारा व्यय है और इन दोनों का की डिटेल्स भी हम लोगों ने मांगी है। तो आज की समिति जो आज की बैठक में हम लोगों ने जो जनोपयोगी कार्य है उसके संदर्भ में निर्णय लिया है। तो आज यही फिर संज्ञान में है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे स्थायी नियुक्ति से आज जैसा बताया गया कि पहले बुधवार और शनिवार को 2 दिन यहाँ डॉक्टर नियुक्त थे। आज वर्तमान में बुधवार को डॉक्टर जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ज़्यादातर सेवाएँ ANC हमारी ANC जो डिलीवरीज हमको दी जा रही है। तो उसके क्रम में भी बात हुई इसको माननीय जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाए। स्थायी नियुक्ति के लिए हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और आगे यहाँ पे स्थायी नियुक्ति को इसके लिए कार्य करेंगे कि यहाँ पे एक रेगुलर रेडियोलॉजी ये चूँकि समिति का मैंडेट नहीं है लेकिन ये प्रशासनिक और नीतिगत मैटर है। इसको भी संज्ञान में है तो इसको भी हम लोग CMO के माध्यम से और जो DG है उनके माध्यम से इसको भी जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके कि ये नीतिगत मैटर एक आदमी में ही दोनों पावर्स उसको हम लोग इस पर कार्य करेंगे। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनपद मुख्यालय के निकटवर्ती डूंडा प्रखंड के वरसाली पट्टी के बोन, पंजियाला, जुगलडी, केवला और आदि स्थानों का भ्रमण कर अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रतिवादियों को अनुमन्य सहायता राशि के चेक वितरित भी किए। अतिवृष्टि के कारण मलबा आने एवं भूस्खलन होने के कारण निजी परिसमितियों, पैदल मार्ग, पुलिया, खेती, सिंचाई, नहरें, गूले पेयजल आपूर्ति एवं मुख्य मोटर मार्ग में हुए क्षति का संयुक्त निरीक्षण करते हुए विधायक सुरेश चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को तत्काल दुरुस्त करने के साथ ही मलबा हटाने के कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। और नागपुरी और इसके बाद जो है सिंगोट जगह जगह जहाँ पर आपदा आई है लोगों की तमाम खेती नुकसान हो गई है। खेती में सुरक्षा दीवार लगनी बहुत ज़रूरी है जो वायर की कृषि विभाग से लगाई जाती है। तमाम नहरें बह गई हैं, लघु सिंचाई विभाग की नहरें हैं और जैसे पंजाला में गया तो 2-3 पुल वहाँ पे बह गए, 3-4 पुल। स्कूल का रास्ता नहीं है, बॉन इंटर कॉलेज का जो है बच्चों के लिए रास्ता नहीं, बहुत रिस्कबर से। तो टेम्पोरी व्यवस्था के लिए आज हमारे साथ सभी विभागीय अधिकारी, हमारे SDM, हमारे तहसीलदार और जितने भी संबंधित विभाग अधिकारी हैं, सिंचाई, लघु सिंचाई, PWD सभी अधिकारी आ रखे हैं। जगह जगह सड़कें बंद हैं, पूरा आपदा ने क्षतिग्रस्त कर रखा है लोगों की। जो है कई सैकड़ों नालियाँ जो है बादल फटने से जगह जगह जो है तबाह हो गई है और जो तमाम तत्काल के लिए फौरी तौर पर जो व्यवस्था की जा रही, प्रशासन लगातार लगा हुआ है। उसके लिए अतिरिक्त सहायता के जो चेक हैं वो लोगों में बांट दिए गए हैं और लगातार पूरी हमारी चाहे राजस्व की टीम है वो लगातार हर गांव में पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार हमारी पूरी आपदा पे नज़र है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता पर आज सुबह डोईवाला के व्यापारियों ने कोतवाली में प्रदर्शन कर तहरीर देते हुए आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेता द्वारा डोईवाला के मोबाइल व्यापारी से दुर्व्यवहार किया गया व मार पिटाई की गई। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के नेता ने अपने ऊपर लगे आरोप के बाद डोईवाला कोतवाली पहुंचे और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कि तथ्यहीन व निराधार हैं। कुछ लोग मेरी राजनीतिक व सामाजिक छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। आरोप जो लगे हैं वो आरोप मेरे हिसाब से आप सभी समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं इस क्षेत्र में हमेशा मैंने
एक जनसेवक के रूप में काम किया, जनता के पक्ष में काम किया। भले वो टैक्सी यूनियन की आवाज़ हो, एयरपोर्ट की, किसानों की आवाज़ हो, क्षेत्र में कभी भी कोई भी बड़ा घटना कार्रवाई कुछ भी हुई उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहा। पर कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, सहन नहीं हो रहा, और मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। जिस लड़के के पीछे आज सुबह आपने देखा होगा, जो जिंदल करके, मैं तो उसका नाम भी पूरा नहीं जानता हूँ, कोई जिंदल करके जो लड़का है, उसके पीछे जितने लोग यहाँ पर आए थे, एक बार ही उसकी छवि को और उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते। 6 महीने पहले इसी डोईवाला कोतवाली थाने में उस पर रेप का आरोप लगा। लड़की के साथ उसने रेप किया, उस लड़की के साथ उस पर रेप का आरोप लगा। रेप के बाद समझौता होने के बाद उस प्रकरण को इस कोतवाली से निपटाया गया। उसके बाद हमारे साथ एक हमारा मित्र छोटे भाई की तरह रहता है, जिसका नाम जसविंदर है, जस्सी। उसकी घरवाली को, उसकी वाइफ को, हमारी छोटी बहन को उसने 5 से 10 मिनट फ़ोन लगाकर परेशान कर खूब गलत बातें उसके पास करी। और आज आप देख रहे होंगे, जब ये भीड़ में इकट्ठे आए तो इन्होंने हमारी महिला पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। हमारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जो इंटरव्यू ले रही हैं, ज्योति यादव जी, इन्होंने भी इनके खिलाफ तहरीर करी और भीड़ में इनको भी पीटा गया। वो मैटर अलग है सर। मैं कह रहा हूँ कि लोग तो यही थे, मैटर अलग है। वो इंटरव्यू के लिए आए थे, लोग यही थे, इनके द्वारा तहरीर दी गई है। इनके साथ जो लोग आए थे उनके साथ तहरीर दी गई है अंदर। इनके कौन लोग थे, कुछ लगा पता? और तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हमारी बहन अपने आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 500 लोग, 600 लोग, 200 लोग, 100 लोग, 50 लोग, अगर महिलाओं के खिलाफ अगर हम कोई जंग लड़ रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र की महिलाएं मेरी बहन है, मेरी माताएं हैं, नारी शक्ति हैं, और उनके लिए अगर मेरे को कोई आवाज़ उठानी पड़ेगी तो मैं तत्परता से आवाज़ उठाऊंगा, चाहे 100 लोग मेरे को रोकने आ जाएं। और राजनीति मेरे साथ अगर करेंगे, ये राजनीतिक उद्देश्य से आप यहाँ रुड़की क्षेत्र में लकड़ी माफिया सक्रिय है। माफिया किसानों के खेतों में खड़े हरे भरे फलदार आम के पेड़ों को काफी कम दामों पर खरीदकर उसको ठिकाने लगा रहे हैं, जबकि उद्यान विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सूचना के बाद विभाग कार्यवाही की बात कहकर पल्ला झाड़ लेता है। देर रात रुड़की क्षेत्र के मुलदासपुर उर्फ माजरा गांव के जंगल में आम के फलदार हरे भरे पेड़ों पर बिना अनुमति के धड़ल्ले से ठेकेदारों का कुल्हाड़ा चला, लेकिन इसके बावजूद उद्यान विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। मौके पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा ने माल जब्त कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। वही कार्यवाही के डर से जब वन माफिया आम के पत्तियों को भरकर लेकर जा रहे थे, तभी उनकी ट्रॉली बड़ेड़ी में राजपूतान मार्ग पर पलट गई। वन माफिया अधिकारियों के आने से पहले ही पत्तियों को भरकर मौके से भाग खड़े हुए। गौरतलब है कि सरकार बागवानी को बढ़ाने के लिए विभागीय योजना के तहत प्रोत्साहन देती है, लेकिन लकड़ी के ठेकेदारों का एक बड़ा रैकेट क्षेत्र की हरियाली को पलीता लगाने में लगा हुआ है। इस धंधे में उद्यान विभाग की मिली भगत जग जाहिर है, वरना आम के हरे भरे भागों पर आरा या कुल्हाड़ी चला नहीं सकता है। इस प्रतिबंध प्रजातियों ने उन्हीं पेड़ों को अनुमति लेकर काटा जा सकता है। वही उद्यान विभाग के अधिकारी भी संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में जुड़े हुए हैं। रेंज में तो जैसे ही मैं 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिए की, तो 2:30 पर गश्त कर रहे, फिर मैं वापस धनुरी चौकी चला गया। तो मैं धनुरी चौकी पे था, तब मुझे शुरू में एक आपके साथी का फ़ोन आया, सुनील पटेल जी का, कहने लगे मुलदासपुर माजरा में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है, वहाँ एक बाग का मामला है और आपके संज्ञान में है था। मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। तो क्या आप इस पे? हाँ, जैसे हम पहुँचे, हमें कोई ठेकेदार मौके पर नहीं मिल पाया। किस पर? इस पे जिन लोगों ने काटे हैं उनके नाम वगैरह पता करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहुँचा है? अभी पुलिस या उद्यान विभाग मौके पर, जब हम आए हमारे सामने तो कोई मौके पर नहीं आया। तो कार्रवाई दोनों के ऊपर होगी, ठेकेदार पे भी और खेत मालिक पे भी। मैंने ट्रैक्टर मंगा दिया हूँ,
इन्हें उठा कर जो है अपनी चौकी पे लेकर जाऊंगा, ये माल सीज होगा। तो ये रात को किस टाइम काटा गया बाघ? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं तो ये हाल खेत में आया सुबह ही तो देखा रास्ता बंद पड़ा। कैसे काट लिया? भाई ये तो वो जाना जी ना परमिशन है नहीं है, मैं तो देखे नहीं मन्ना। बाकी मन्ना तो ये देखा मेरे खेत पर झाड़ो पड़े है और मैं मिले भी नहीं। तो हाँ कल हम सांझ गए थे ठीक था, और सुबह आया तो मिला रात को, हम सुबह ही मिला रात को गिरा होगा यहाँ। तो ये जो लोग रात को आम काटते हैं इन पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? और जो गलत काम कर रहा है उसकी तो कार्रवाई गलत ही होनी चाहिए। तो क्या मॉनसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा एक्शन मोड में काम करने को तैयार है, जिसके लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस बीच डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि पूर्व में ही हमारे द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सोमवार से आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करेंगे और घरों जहां भी कहीं पानी भरा हुआ होगा तो वहीं इसके हटाने के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मानसून की बारिश शुरू हो गई है और डेंगू का जो प्रकोप होता है रुके हुए साफ पानी में ही होता है, तो समय से ही हम उसकी तैयारी करने के लिए आज मैंने अपनी इंटरनल समीक्षा बैठक की थी। तो उसमें जो हमारा एक्शन प्लान पूर्व में ही इसमें तैयार कर लिया गया था। हम मंडे से आशाओं के माध्यम से घर घर जाके लोगों को जागरूक भी करेंगे और जहाँ कहीं भी घरों में पानी भरा हुआ होगा तो उसको हटाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इससे पूर्व भी पिछले हफ्ते से नगर निगम की जितनी भी कूड़े की कलेक्टिंग वाली गाड़ियाँ हैं उसमें हमारे द्वारा पंपलेट उनको उपलब्ध कराए गए थे, तो वो भी अपने घरों में जब कूड़ा कलेक्ट करने जा रही हैं तो लोगों को वो पंपलेट वितरित करके उसके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सोमवार से फिर शहरी क्षेत्र की करीब 591 आशाओं की ड्यूटी हमने इसमें लगाई हुई है, जो एक एक घर में जाके लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी करेगी, साथ साथ जहाँ कहीं भी रुके हुआ पानी है तो उसको भी नष्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम में म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहां शहीदों के नाम अंकित किए जाने हैं उनके निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए 15 अक्टूबर की डेडलाइन तक किसी भी हाल में निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को दिन रात कार्य कराने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही है। गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही सैन्य धाम प्रदेश की जनता को समर्पित भी किया जाएगा। चल रहा है और मैं खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं अपने कार्यदायी संस्था के एमडी को, उनके पूरे सारे अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस दिन यह लोकार्पित होगा उसका एक अलग अंदाज होगा। जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। अभी मैंने म्यूजियम, ऑडिटोरियम और जहाँ पर शहीदों के नाम अंकित होने दीवानों का निरीक्षण किया। बोर्ड में मैंने देखा था कि उसमें शहीदों के गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं लिखे हुए थे, वो प्लेट्स को हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते। उस शहीद का सम्मान करना, उनकी वीरता का व्याख्यान करना, उनकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रही है। अभी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी हाईकोर्ट कमेटी की मीटिंग भी थी और उन्होंने 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी है और उससे पहले हम इसको पूरा कर देंगे और अक्टूबर एंड में या नवंबर के प्रथम माह में। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।